Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम आपकी अर्थशास्त्र की किताब जो 10th क्लास की अर्थशास्त्र की किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 विकास डिस्कस करने जा रहे हैं. ये आपका वीडियो का पार्ट 2 है. जैसा कि आपको पता है हम MCQ सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं. तो इस चैप्टर का ऑलरेडी मैं पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. तो आप उसको प्लीज़ सबसे पहले देख लेना. और अगर आपने वो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी वीडियो को अवेल कर सकते हैं. ठीक है. तो इन वीडियोस की जो सीरीज़ हैं इसमें हम आपके बेसिकली टर्म 1 में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसके MCQ डिस्कस कर रहे हैं. ये बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो हैं. ठीक है. मैं जल्दी ही इसका इंग्लिश मीडियम पार्ट भी लेकर आऊँगी ताकि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस न्यू वीडियो को. ठीक है. बेसिकली इसमें आपके देखो पहले की वीडियो में मैं आपको 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ. इस वीडियो में हम आगे के 25 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 25 या 31 जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका ना एजर्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको अभिकथन और कारण दोनों दिया हुआ होता है. इसमें आपको क्या करना होता है ना, दोनों कथन पढ़ने होते हैं और बताना होता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है. और जो दूसरा कथन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, अभिकथन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आय के समान वितरण के प्रयास करने चाहिए. तो बिल्कुल ठीक है भाई. देखो अगर एक देश का हमारे को विकास करना है तो वहाँ पे समानता स्थापित करनी चाहिए. ठीक है. हमारे को आय की या चिकित्सा की या शिक्षा की कोई भी जो विषमता होती है उसको स्थापित नहीं करना है. और अगर वहाँ पे असमान वितरण है तो उसको समान करने का पूरा प्रयास करना है. ठीक है. ताकि सभी का समान विकास हो सके. कारण है, भारत के विकास में जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य बाधा है. ये भी बिल्कुल ठीक है. ऑलमोस्ट सभी कंट्री में जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो वहाँ उस देश के विकास में बाधा सिद्ध हो सकती है. तो भारत के संदर्भ में भी ये बिल्कुल सही होता है. विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में. अभी चाइना सबसे ऊपर है. ठीक है. तो आपके कथन के जो उपयुक्त जो कथन के जो आपको दिए हुए ऑप्शंस वो ये रहे, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है, अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है. तो ये बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि समान वितरण करना चाहिए. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य बाधा है. ठीक है. तो ये दोनों कथन सही तो है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की. अगला क्वेश्चन है, 2016-17 के आंकड़ों के आधार पे किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है. तो देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल या फिर बिहार. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बिहार. बिहार एक गरीब राज्य है जैसा कि आपको पता है. साक्षरता दर भी यहाँ पे सबसे कम है. ठीक है. बिहार एक बहुत गरीब गरीब राज्य है, इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निम्न है और शिशु मृत्यु दर भी सबसे ज़्यादा है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि. अब देखो अभी हमने पढ़ा कि बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, लेकिन बात की जाए केरल की तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है वो केरल की है. ठीक है. बिहार में सबसे अधिक शिशु मरते हैं, केरल में सबसे कम शिशु की डेथ होती है. तो इसके पीछे का कारण क्या है. नंबर 1, यहाँ की जलवायु की स्थितियाँ अच्छी हैं, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात है. तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है. ठीक है. शिशु मृत्यु दर का जलवायु की अच्छी स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. विकट परिस्थितियों में भी लोग जिंदा रह सकते हैं, तो शिशु मृत्यु दर का होना इससे कोई संबंध नहीं रखता है. ठीक है. पर्याप्त आधारभूत संरचना मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ये भी कुछ खास नहीं है. नेक्स्ट है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है. तो स्वास्थ्य का मतलब यानी कि यहाँ पे हॉस्पिटल, अस्पताल, डिस्पेंसरी वगैरह की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, तभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे जागरूक हैं और जागरूक व्यक्ति अच्छा कदम उठा पाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसलिए सही है. ठीक है. निवल नामांकन अनुपात का क्या मतलब होता है कि कितने बच्चे प्रति वर्ष स्कूल में एडमिशन लेते हैं. ठीक है. वास्तविक उनकी अनुपस्थिति कितनी है.
अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो देखो, आप अपनी बुक में आपको एक टेबल देखने को मिलेगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा राज्य कैसे साक्षरता दर में सबसे आगे है, कौन सा सबसे पीछे है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, केरल जो है वो साक्षरता दर के मामले में सबसे अधिक है, सबसे अच्छा है, सबसे आगे है। ठीक है, ये तो आपको आपकी बुक में 2016 और 17 का डाटा दिया होगा, लेकिन अगर हम बात करें 2020 के डाटा की, तो भी केरल सबसे आगे है, सबसे टॉप पे है, और बिहार सबसे पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता दर की स्पष्ट परिभाषा क्या है। अभी हमने बोला कि केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन बेसिकली साक्षरता दर होता क्या है, इसको भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि साक्षरता दर क्या है। तो देखिए, एक देश में 10वीं तक पढ़े हुए लोगों का अनुपात, नंबर 2 राष्ट्र की शिक्षित जनता जो पढ़ व लिख सकती है उन लोगों का अनुपात, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे दर की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें साक्षर, तो साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है। देखो, शिक्षित होने में और साक्षर होने में बहुत अंतर है। शिक्षित होने का मतलब है कि आपके पास स्पेसिफिक कोई क्लास में पढ़ते हो, कोई डिग्री है, लेकिन साक्षर होने से कोई डिग्री विग्री लेने से संबंध नहीं है। बस उसका संबंध इस बात से है कि एक देश का नागरिक पढ़ लिख सकता है, कोई भी उससे पत्र लिखवाना हो या कोई भी अखबार पढ़वाना हो तो क्या वो पढ़ सकता है, या कुछ लिखवाना हो तो क्या वो लिख सकता है। जो व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो साक्षर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन। फिर से आपका एक एजर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो टर्म 1 के एग्जाम होंगे, ये एजर्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एजर्शन के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अभिकथन और कारण वाले यानी कि एजर्शन वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको चैप्टर को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभिकथन, आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वह सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण, सामान्य द्रव आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, ये भी सही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पे द्रव का मतलब लिक्विड से बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे द्रव का मतलब पैसे से है। देखो, मुकेश अंबानी बहुत अमीर हैं, ठीक है, लेकिन मुंबई की जो हवा है वो कैसी है, बहुत पॉल्यूशन भरी है। ठीक है, तो जो वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं मुंबई में, वो भी उसी सांस में हवा ले रहे हैं जिसमें मुकेश अंबानी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अमीर है तो अपने लिए अच्छी हवा खरीद लेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल नए ऑक्सीजन प्लांट खुल गए हैं जहाँ पे आपको एकदम ताज़ी हवा देखने को मिलती है। दिल्ली में अभी रिसेंट में लास्ट ईयर ये खुला है एक सेंटर। ठीक है, तो अब जो भी है, ये बात तो सच है कि जेब में रखा पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, प्यार तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहले मैं बता दूं कि होती क्या है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि राशन बंटता है, गवर्नमेंट आपको राशन देती है जहाँ पे आपको 2-3 रुपये किलो चावल या गेहूँ मिल जाएगा, कहीं पे दाल मिल जाती हैं। ठीक है, और लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड भी 2-3 तरीके के होते हैं, येलो कार्ड, वाइट कार्ड, पिंक कार्ड। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट आपको सस्ती दरों पे भोजन उपलब्ध करवाती है वो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। अब ये बोल रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे बहुत गलत कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। बच्चे सोचते हैं कि कथन सही है पूछा है और पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और निशान लगा देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने पूछा है क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, यह सरकार के द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक सुविधा है। तो ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट तो ये प्रोवाइड करती है आपको सस्ती दरों पे भोजन। गरीबों को कम मूल्य पर राशन दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्यों में अमीरों के जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। अब देखो ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो एक वर्ग का जो है वो फ़ायदा करे और दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाए, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाले उसकी कोई पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के संदर्भ में ये वाला कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर देना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि किसी भी देश का विकास नापने के लिए हमारे पास एक मापदंड या एक पैमाना होना बहुत ज़रूरी है, एक आधार होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं आपको और आपके दोस्त को दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहूँ, तो कोई चीज़ तो होगी जिसको लेकर मैं कंपैरिजन करूँगी। समझ रहे हो? मान लो मैं आप लोगों की हाइट को लेकर कंपैरिजन कर रही हूँ कि भाई मोहन लंबा है लेकिन सुरेश छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मापदंड है, जो पैमाना है, वो है आपकी हाइट, ठीक है। अब उसी तरीके से यूएनडीपी एक संस्था है, ठीक है, यूएनओ के अंतर्गत ये काम करने वाली एक संस्था है जो विभिन्न देशों के विकास को नापती है। तो विकास को नापने के लिए जो पैमाना वो इस्तेमाल करती है वो क्या होता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, या फिर लोगों का शिक्षा का स्तर, या लोगों का स्वास्थ्य स्तर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी पे आप टिक कर देंगे, क्योंकि जो यूएनडीपी है वो इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी रिपोर्ट हर साल पेश करती है। अभी 2020 की जो रिपोर्ट पेश की है यूएनडीपी में, उसमें इंडिया का स्थान जो है 131 है, बहुत पीछे है भारत विकास के संदर्भ में, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो अभी मैंने बताया ना कि इंडिया का जो स्थान है वो 131 है, तो किस में है? वो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 131 है, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट है वो कौन पेश करता है? यूएनडीपी पेश करता है, ठीक है। ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? तो देखो, यूएनडीपी जो हर साल रिपोर्ट पेश करता है उसमें कौन सा देश भारत से भी आगे है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा देश भारत से भी आगे है? हाँ जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका में शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम है भारत के कंपैरिजन में, साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, और इसीलिए वो मानव विकास रिपोर्ट में भारत से आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो किस देश में मानव विकास रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें कौन से राज्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन है? केरल का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, या पश्चिम बंगाल का? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करना है। केरल जो है वो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य माना गया है, जहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, साक्षरता दर बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल सी बात है, जहाँ पे जिस राज्य में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा होंगे ना, वो राज्य सबसे अधिक विकसित होगा, ठीक है। अब केरल में सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अब जब पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो जिम्मेदार नागरिक होता ही है। पढ़े लिखे व्यक्ति अच्छा कमा सकते हैं, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए केरल हर चीज़ में सबसे आगे है, ठीक है। और मैं इसीलिए आप सबको बोलूँगी कि भाई पढ़िए लिखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आय के अतिरिक्त आप और क्या क्या देखेंगे। सिर्फ पैसा तो सब कुछ नहीं होता है ना, मैंने आपको बताया था। पैसे के साथ साथ आप देखते हैं कि भाई वहाँ पे मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लोग मेरे से अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, काम की सुरक्षा है या नहीं है, समान व्यवहार हो रहा है मेरे साथ या नहीं हो रहा है, ठीक है, सम्मान मिल रहा है मुझे या नहीं मिल रहा है, उस नौकरी को करके मैं अपने परिवार के लिए सही टाइम निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रही हूँ, ठीक है, ये सब मैं देखूँगी। तो विकास के ये मतलब अपनी नौकरी के ये अन्य मापदंड होते हैं। उसी तरीके से एक देश के विकास को नापने के लिए आय के अतिरिक्त और भी बहुत से मापदंड होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, निवल अनुपस्थिति अनुपात, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक कर देना है कि विकास के लिए हम आय के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी नापते हैं, वो चीज़ें हैं शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और निवल अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में किस देश को एक विकसित राष्ट्र समझा जाएगा? तो देखो, कौन सा राष्ट्र विकसित माना जाएगा, कौन सा एकदम समृद्ध राष्ट्र माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन को। देखो, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो ऐसा करते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, पढ़ते हैं नहीं, बस जय माता दी लगाते हैं और अपने मर्जी से टिक कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, और उसके बाद आपको एनालिटिक
लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करना है आपको, इसीलिए सीबीएसई आपके लिए ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वाला एग्जाम लेके आई है, ठीक है। तो ये रटने वाला जो पूरा प्रोसेस था इसको तो बिल्कुल हटा ही दिया है, अब कम कर रहे हैं इसको, ताकि बच्चों में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, वह देश जो आर्थिक रूप से समृद्ध है और अपने देश की जनता की सुरक्षा के उचित प्रबंध करता है। तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे भी पढ़ेंगे। अमेरिका अपनी तकनीकी कुशलता के कारण काफ़ी धनी राष्ट्र है, अतः वह विकसित है। नहीं, ये नहीं, देखो सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वो धनी है नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि अगर धनी है तो विकसित है। आपको पता है, कहने वाली बात है, अमेरिका की सब दादागिरी तो झाड़ते हैं कि हाँ भाई बहुत अमीर है, बहुत सुपर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बहुत अंदर की बात है, बट अगर देखा जाए तो अभी अमेरिका में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। कोविड के टाइम पे आपको पता है अमेरिका में बहुत बुरे हालात हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिर्फ पैसे वाले देश ही विकसित होते हैं जो अपने देश की जनता के लिए सभी भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो इन्होंने भौतिक पैसा बोल दिया, तो देखो ये भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, एक अच्छी वायु नहीं खरीद सकते आप पैसों से, ठीक है। पैसों से आप सिर्फ भौतिक चीज़ें ही खरीद सकते हैं, लेकिन अभौतिक चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है खुशहाली, अच्छी हवा, पानी अच्छा, ये सब कुछ आप सिर्फ पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। वह देश जो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट होती है ना, इसका बहुत वैल्यू होती है इस रिपोर्ट की, ठीक है। और एक देश की जो स्थिति है, उसकी जो पावर है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो विकास है, उसको इसी से नापा जाता है, ठीक है। और इसी के आधार पर जो कंट्री टॉप पे होती है उसको मतलब उसको विकसित माना जाता है। अभी नॉर्वे सबसे टॉप पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का विस्तृत नाम क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कंफ्यूज हो, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से अपने माइंड में ना बिठा लेना है। चाहे तो आप पेपर पे लिख के उसको खा जाइए, बस आपको याद करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे के पढ़ने की दिक्कत वो वही नहीं है। देखो बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी है, तो यूनाइटेड नेशन डाइवर्सिटी प्रोग्राम, ये भी हो सकता है, डी से डाइवर्सिटी भी बन सकता है। अगला है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी प्रोग्राम, अब डी से डेमोक्रेसी भी बन सकता है। बच्चे सोचेंगे डेमोक्रेसी तो विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसको ही लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको याद करना है, ठीक है, तुक्का कहीं पे भी नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 देश उच्च जीवन प्रत्याशा दर में भारत से आगे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी है, ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ना वो जो टेबल आपकी बुक में दी हुई है, लास्ट के पेज में वो टेबल है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो आपको मैं बता दूँ कि आप अब अगर आप सोचो कि भाई श्रीलंका का मानव विकास रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, आप नंबर याद कर रहे हो, तो सीबीएसई वाले जो हैं वो इतने पागल नहीं है कि वो सोचेंगे कि बच्चे ने एक डाटा रट रखा होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसा पूछेंगे भी नहीं। वो आपसे जनरली ये पूछेंगे कि कौन से 2 देश भारत से आगे हैं या कौन से देश भारत से पीछे हैं, ठीक है। तो देखो श्रीलंका मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में भारत से आगे है, साक्षरता दर में भी, शिशु मृत्यु दर में भी, ठीक है। और साथ ही साथ नेपाल भी, ठीक है, नेपाल भी कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना गरीब देश है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में भारत से आगे है, ठीक है। तो किसी भी छोटे को कम करके आपको नहीं आंकना है, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप उसको देख लेना, ठीक है। तो सार्वजनिक सुविधाओं में क्या क्या शामिल नहीं होता है? पहली बात तो सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो सरकार हमें प्रदान करती है, और सरकार वही सुविधाएं हमें प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि यातायात की सुविधा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिनेमा हॉल ना, बिल्कुल नहीं। अस्पताल बहुत ज़रूरी है, स्कूल बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पे उसने बोला नहीं कि सार्वजनिक सुविधा में शामिल नहीं है, इसीलिए आप किस पर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 पे बिल्कुल टिक कर देंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो आपके सिनेमा हॉल हैं ये तो मनोरंजन के साधन है ना, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मनोरंजन के साधन थोड़ी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट तो वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है।
अगला है आपका वयस्कों में पोषण की जांच करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। देखो मैं अभी जो वर्ड बोलूँगी ना आगे, अभी तो आपको पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये शरीर द्रव्यमान सूचकांक ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप जनरली ये नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कॉलम दिया हुआ है आपकी बुक में, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कॉर्नर में बॉक्स दिए होते हैं आप उनको स्किप कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब आप सीनियर क्लास में हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब इसको इंग्लिश में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, उसको बोलते हैं BMI। अब आपको शायद हल्का बहुत अपने माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि ये BMI कहीं पे सुना है, तो आपने सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये मोबाइल में फंक्शन होता है BMI, जिसमें आपको क्या करना होता है ना, आपको अपनी जो आपकी हाइट होती है ना, हाइट, उसको अपने भार को ऊपर रख के नीचे अपनी हाइट को रख के ना डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वेट रखोगे, नीचे आप अपनी हाइट रखोगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका BMI कितना है। और एक रेशो होता है कि अगर आपका BMI इससे कम है तो आप जो है वो क्या माने जाएंगे, कमज़ोर माने जाएंगे। और अगर आपका BMI रेशो इससे ज़्यादा है, मतलब बॉर्डर लाइन से ज़्यादा है, कोई भी बॉर्डर लाइन जो होती होगी वो सब बॉयज़ में अलग होती है, गर्ल्स में अलग होती है, एज के हिसाब से भी एज का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वयस्कों में पोषण की जांच करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, जिसका भी मान लो अगर ये एक मान लो ये आपका जो है एक पॉइंट मान लो कि ये आपका ना उन्होंने बेस रख दिया है। ठीक है, इससे कम जो भी होगा वो कमज़ोर माना जाएगा, इससे ज़्यादा जो भी होगा वो बिल्कुल अच्छा हेल्दी माना जाएगा। तो पोषण की जांच करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है BMI। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करने के लिए भार को किससे भाग करना है। देखो इसको ना अब मेरे को नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आप खुद से इतने समझदार हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते मेरे साथ कि यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 को बिना पढ़े टिक कर देंगे। नहीं, बिना पढ़े तो नहीं करेंगे, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, बिना पढ़े तो पता नहीं लगेगा कि क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पर ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपने शरीर के वेट को अपने हाइट से डिवाइड कर देना है, आपको पता लग जाएगा कि आपका BMI कितना है। ठीक है, तो आप लोग अभी वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल में सर्च करना, BMI का फंक्शन ज़रूर होता है, चेक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई कौन कौन आप में से कमज़ोर है और कौन कौन आप में जो है पोषण में अच्छे हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो एक बार के इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म बिल्कुल नहीं होते, बल्कि आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी आपने पिया, वेस्ट करा, निकाला, नालियों में गया, वो पानी फिर से आपके घर में प्योरीफाई होके आता है। ठीक है, तो वो पानी नया बनता नहीं है कि मशीन से बना रहे हैं हम पानी, नहीं, वो साफ़ करके पानी दोबारा आपके घर में भेज देते हैं, तो इसीलिए वो एक नवीकरणीय संसाधन है। सोलर एनर्जी वो भी एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है भूमिगत जल, खनिज तेल, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो देखो उपरोक्त सभी पे बच्चे टिक कर देंगे क्योंकि उनको लगता है भाई उपरोक्त सभी है तो यही बिल्कुल सही होगा, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, पानी, जल, भूमिगत जल। तो मैंने बताया ना कि भाई पानी का क्या है, पिया, वेस्ट करा, निकाला आपने, मतलब वेस्ट मटेरियल आपने जो है डिस्चार्ज किया अपनी बॉडी से, उसके बाद वो प्योरीफाई होकर पानी दोबारा आता है। या फिर आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जल चक्र पढ़ा होगा कि भाई समुद्र में से पानी जो है एवेपोरेशन होकर यानी कि वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है बादलों में, बादल भारी होकर फिर से बारिश करते हैं, वो पानी ज़मीन में पहुंच जाता है, ज़मीन से रीस के पानी फिर से समुद्र में पहुंच जाता है, फिर से वो पानी इवेपोरेट होकर सूरज की रोशनी में इवेपोरेट होकर बादलों में जाता है, बादल फिर से भारी होते हैं, फिर से बारिश होती है। तो ये तो आपका जल चक्र है ना, तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन तेल, खनिज तेल, पेट्रोलियम ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने एक बार डाला, पेट्रोल एक बार गाड़ी में डलवाते तो दोबारा डलवाना पड़ता है ना, दोबारा से आ तो नहीं जाता ना आपकी बाइक में कि भाई हाँ मैंने लास्ट मंथ डलवाया था तो अब मेरे को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोबारा से अपने आप भर गई होगी टंकी, नहीं, भरवानी पड़ती है पैसा दे के। अगला क्वेश्चन है गैर नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो देखो गैर नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होंगे जो नवीकरणीय के बिल्कुल अपोजिट होंगे। इट्स मीन वो संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है, इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः पूरित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इन्हें दोबारा थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जो एक बार के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन। ठीक है, जिनके सीमित भंडार व बाधित उपलब्धता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो ऑप्शन नंबर 2 ही है। ठीक है, कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अभिकथन
फिर से आपका एजर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे, मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो पढ़ते हैं आपका अभिकथन। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः आपूर्ति करती है। फसल और पौधे इन साधनों की पुनः आपूर्ति करते हैं, तो ये आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण बरसात द्वारा हो रहे भूजल की पुनः पूर्ति से अधिक जल का प्रयोग अति उपयोग कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि बारिश के द्वारा जितना पानी पृथ्वी पर आ रहा है आप उससे भी ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर ले रहे हो, तो पानी की तो कमी हो जाएगी, तो उसका मतलब आप पानी का अति उपयोग कर रहे हो। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये कथन सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर देना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का क्या उद्देश्य है। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही कहते हैं इसको, मतलब ये सारे नाम इसके ही होते हैं। इसको धारणीय विकास भी बोलते हैं, ओके। तो ये एक ऐसा विकास है जिसमें हम संसाधनों का इस्तेमाल इतने किफ़ायती ढंग से करते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए संसाधन कम ना पड़ जाएं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास या सतत विकास। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण में कमी लाना, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन संरक्षण, ये भी ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे? क्योंकि देखो, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बनाने हैं, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए आय में वृद्धि करनी है, इसके लिए हमारे को अभी से प्रयास करने शुरू करने पड़ेंगे और प्रदूषण को कम भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवित रह सके। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि हर साल दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, दिल्ली में रहते हैं आप लोग अगर, तो आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिवाली पे पटाखे जलाने पे रोक लगा दी है। कौन सी वस्तु भौतिक नहीं है? अब देखो, भौतिक क्या होता है? भौतिक होता है जो आपको दिखती हैं चीज़ें, जैसे कि आपकी पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी, टी शर्ट, कपड़े, पैंट वगैरह जो भी होती हैं, ये आपकी क्या है? भौतिक चीज़ें हैं, जिनको आप पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। उसने पूछा कि भौतिक चीज़ें नहीं है, यानी कि अभौतिक है, तो पुस्तक भौतिक है, पेन भी भौतिक है, सुरक्षा भौतिक नहीं है, गेहूँ भी भौतिक है। सुरक्षा भौतिक इसलिए नहीं क्योंकि सुरक्षा को आप महसूस करते हैं, आपको वो मिलती है, दिखती नहीं है सुरक्षा कभी भी आपको, इसलिए ये आपकी अभौतिक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से क्या भावी पीढ़ी से संबंधित है? भावी मतलब आने वाली, वर्तमान की पीढ़ी से संबंधित है। तो आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या जीवन की गुणवत्ता। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि धारणीय विकास क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सतत विकास, सतत पोषणीय विकास और धारणीय विकास तीनों एक ही हैं। इंग्लिश में इसको सीधे या सरल शब्दों में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है आपका, कि भावी पीढ़ी से संबंधित विकास को बोलते हैं धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर क्या है? देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको रीज़न भी बता चुकी हूँ कि सीबीएसई वाले अब आपको ना रट्टू तोता नहीं बनाना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप एग्जैक्ट डाटा के पूरे डाटा याद करें, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि आप जनरली याद करो कि भाई भारत का क्या स्थान है, ठीक है। पर क्योंकि साक्षरता दर में एक आपको स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि भारत का पूरे विश्व में क्या स्थान है, इसलिए आपका ये याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 65.20 जो है भारत का स्थान है 100 में से। तो सोचो अभी हम कितना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं हम अभी साक्षरता के मामले में, ठीक है। शिक्षित शहरी बेरोजगार युवकों की विकास के संदर्भ में क्या आकांक्षाएं होंगी, यानी कि विकास को लेकर उनका क्या लक्ष्य होगा। पहली वाली वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि समाज के हर वर्ग के लिए विकास का अलग अलग लक्ष्य होता है। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था पंजाब के समृद्ध किसान, हमने पढ़ा था लैंडलेस लेबर यानी कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, हमने पढ़ा था शहरी अमीर वर्ग की महिलाएं यानी कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं जो अमीर फैमिली की होती हैं, जो शहर में रहती हैं, विकास को लेकर उनकी क्या धारणा होती है। तो अब हम इसी दिशा में पढ़ रहे हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जो शहर में रहता है लेकिन बेरोजगार युवा है, विकास को लेकर उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी। ऑप्शन है, एक शिक्षित शहरी बेरोजगार युवा कृषि में बेहतर अवसरों की आकांक्षा करेगा, ओके। अगला है, उसके ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जीवन में हर कदम पर सरकार से समर्थन चाहेगा, नहीं।
अब देखो पढ़ा लिखा इंसान है, हर बच्चे कह भी सकते हैं कि भाई हाँ वो गवर्नमेंट से करेगा कि भाई ये भी करो मेरे लिए, ये पॉलिसी लेकर आओ, पर पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते इसको। हम आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन, एक शहरी शिक्षित बेरोजगार अच्छे रोजगार के अवसरों की आकांक्षा करेगा जहां उसकी शिक्षा का उपयोग किया जा सके। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान यही चाहेगा कि शहर में उसकी शिक्षा की कद्र की जाए और उसको उसकी शिक्षा से संबंधित ही काम मिले। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ के हम टॉपिकली मतलब बेसिकली यही चीज़ें पढ़ चुके हैं कि विकास को लेकर सबकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, विकास को लेकर सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं और एक के लिए विकास दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विकास को नापने के लिए कौन कौन से पैमाने हैं, बेसिकली जीडीपी। ठीक है, और जो पूरे विश्व में लोगों के पूरे देशों के जो विकास होते हैं उसको नापने की एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। फिर हमने पढ़ा है कि विकास करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार जो है अपने राज्य के अपने देश के नागरिकों को कुपोषण का शिकार होने से बचाती है, सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाती है। फिर हमने पढ़ा है कि जो पोषण होता है उसको चेक करने के लिए कौन सा तरीका होता है, बीएमआई होता है, हिंदी में नाम जरूर ध्यान रखना है, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, बस हमने बेसिकली चैप्टर में यही सब डिस्कस करा है। तो बस आपके पूरे चैप्टर को पढ़ के मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एसएसटी की किसी भी सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे एमसीक्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।